दोस्तों, आईपीएस मैडम भेष बदलकर गरीब लड़की बनकर जेल के अंदर जाती है क्योंकि गांव की जेल में एक दरोगा लंबे समय से बेगुनाह लड़कियों को झूठे केस में फंसाकर बंद कर रहा है। जेल के भीतर ही उनका यौन शोषण करवा रहा है और उन्हें माफिया को बेच दिया जाता है। किसी को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि दरोगा सबूत मिटा देता है। आईपीएस मैडम को इस गुप्त गिरोह की भनक लगती है। वो खुद एक गरीब और मासूम लड़की के भेष में उसी जेल में पहुंच जाती हैं। जब दरोगा को इसकी खबर लगती है कि अंदर कोई बड़ा अधिकारी पहुंच चुका है, तो वह खुद पहुंचकर जांच करता है। लेकिन आईपीएस मैडम बिल्कुल गरीब लड़की की तरह एक्टिंग करती हैं और सब कुछ सहती है, और जेल में लड़कियों के साथ जो कुछ होता था उस सब को अपनी आंखों से देखती हैं, क्योंकि वो सबके खुद के साथ होता है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, गांव की सीमाएं कभी कभी बाहर की दुनिया से इतनी दूर होती हैं कि वहां हो रही क्रूरता की चीखें भी सन्नाटे में दब जाती हैं। बिजरापुर ऐसा ही एक गांव था जहां कानून की वर्दी दरअसल अपराध की ढाल बन चुकी थी। यहां का दरोगा भूपेंद्र यादव देखने में एक सख्त अफसर लगता था, लेकिन उसकी आंखों में जो ठहराव था वह किसी दरिंदे की योजना का संकेत देता था। गांव की जवान लड़कियां अक्सर किसी न किसी अपराध के झूठे आरोप में जेल में डाल दी जाती थीं। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई सुनवाई नहीं। दरोगा की आंखों में बस एक बात होती, ये लड़की अब सिस्टम की नहीं, मेरी है। गांव के लोगों को जब भी पूछा जाता कि इतनी लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं या जेल से लौटती क्यों नहीं, तो जवाब होता, शहर चली गई होंगी काम धंधे के लिए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जेल ही इस गांव की सबसे बड़ी मंडी बन चुकी थी, और इस मंडी का सरगना वही था जो सुबह चौपाल पर कानून की बातें करता था, दरोगा भूपेंद्र। इन घटनाओं की गूंज धीरे धीरे शहर तक पहुंची, और जब रिपोर्ट दिल्ली के महिला सुरक्षा विभाग तक पहुंची, तब एक नाम सामने आया, आईपीएस श्रद्धा सिंह। श्रद्धा सिंह को उनके साहसिक ऑपरेशनों के लिए जाना जाता था। वो किसी केस में सिर्फ फाइलें नहीं पढ़ती थीं, वो सच को आंखों से देखने के लिए भेष बदलकर जमीन पर उतरती थीं। इस बार भी उन्होंने वही किया। उन्होंने न कोई टीम साथ ली, न वर्दी पहनी। बस एक साधारण सी लड़की बनकर वो उसी जेल में दाखिल हो गईं जहां लड़कियां गायब होती थीं। उनके कपड़े पुराने थे, आंखों में घबराहट की झूठी परछाई और हाथ में एक झूठा आरोप, जेब काटने की कोशिश। जेल के अंदर का अंधेरा बाहर की कालिक से कहीं ज्यादा गहरा था। पहली रात ही उन्होंने महसूस कर लिया था कि यह जेल कानून की नहीं, दरोगा की निजी जागीर बन चुकी है। उनकी बगल में सो रही एक लड़की रात को अचानक कांपने लगी। श्रद्धा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बहन? लड़की की आंखें डरी हुई थीं। आज मेरा नंबर है। श्रद्धा को पहली ही रात समझ आ गया था कि यह सिर्फ जेल नहीं, एक नरक है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस नरक को उजागर करने के लिए उन्हें और गहराई में उतरना होगा। दूसरे दिन दरोगा भूपेंद्र ने जेल में औचक निरीक्षण किया। उसकी नजर श्रद्धा पर पड़ी। कुछ तो अजीब था इस लड़की में। उसकी चाल में डर था, लेकिन आंखों में नहीं। नाम क्या है? दरोगा ने पूछा। चंपा, श्रद्धा ने डरती हुई आवाज में जवाब दिया। दरोगा ने उसकी फाइल उठाई और मुस्कुराया। आज रात तलाशी लेनी है तुम्हारी। श्रद्धा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, उस नीयत की सड़ांत को महसूस किया, और वहीं एक मन में आग सुलग उठी। उन्हें इंतजार था, सही वक्त का, सही वार का। लेकिन दरोगा को नहीं पता था कि उसके बनाए नरक में अब एक आग दाखिल हो चुकी है। जेल की लोहे की सलाखों के पीछे सिर्फ अपराधी नहीं होते, कभी कभी कुछ बेगुनाह आत्माएं भी कैद होती हैं, जिनकी चीखें इंसाफ की अदालत तक कभी नहीं पहुंच पाती। ऐसा ही कुछ महसूस कर रही थीं श्रद्धा सिंह, जो अब इस अंधेरे के भीतर से अंधकार को पहचान रही थीं। चंपा बनकर जेल में दाखिल हुए श्रद्धा को यहां आए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन ये 2 दिन किसी युद्ध के पहले 2 पल जैसे लग रहे थे। निरीक्षण, रणनीति और सबूत इकट्ठा करने का समय। हर कोने में सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में भी अगर कोई आवाज थी तो वो थी रोने की, सिसकियों की, और रात के समय दरवाजों के खुलने की। श्रद्धा ने जल्दी ही जान लिया कि हर रात जेल की एक खास बैरक से कुछ लड़कियों को बाहर ले जाया जाता था। अगली सुबह जब वो लौटतीं
तो उनके होंठ सूखे होते, आंखों में नींद नहीं होती और शरीर कांपता रहता। श्रद्धा ने उन लड़कियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें इतना भय था कि कोई कुछ नहीं बोलती। वो जानती थीं, अगर मुंह खोला तो अगली बार शायद लौटना ना हो। तीसरे दिन एक लड़की, नाम था गुड़िया, धीरे से श्रद्धा के पास आई। तुम्हारी आंखें बाकी कैदियों जैसी नहीं हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। श्रद्धा चौंकी, फिर संभल गई। कैसी आंखें? उसने डरने का अभिनय करते हुए पूछा। गुड़िया ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, डर की आंखें पहचानती हूं। तुम डरी नहीं हो। तुम कौन हो? श्रद्धा कुछ पल शांत रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की पर भरोसा किया जाए या नहीं, पर उसकी आंखों में एक सच्चाई थी और मजबूरी भी। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, श्रद्धा ने धीरे से कहा, पर मैं कुछ बदलना चाहती हूं। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम सच में कुछ कर सकती हो तो हमें यहां से निकाल दो। ये दरोगा हमें इंसान नहीं समझता। श्रद्धा ने धीरे से गुड़िया का हाथ थामा और आश्वासन दिया, सबूत चाहिए। सिर्फ तुम नहीं, सबके लिए इंसाफ चाहिए। तुम्हारी बातों से अगर कोई फर्क पड़ा तो बस मेरे लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए पड़ेगा जो आज भी यहां बंद है या कल बंद की जाएगी। उसी रात श्रद्धा ने तय किया कि अब छुपना बंद। उसने एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल चुपचाप बैरक के कोने में दबा रखा था। वो मोबाइल किसी पुरानी कैदी का था जो साल भर पहले रहस्यमय तरीके से शिफ्ट कर दी गई थी। श्रद्धा ने उसका उपयोग करके रात के समय कुछ फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रात के तीसरे पहर जब दो सिपाही बैरक में दाखिल हुए और दो लड़कियों को बाहर ले गए, श्रद्धा ने अंधेरे में चुपचाप रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उनकी चाल, चेहरा, वर्दी, सब कुछ कैमरे में आ गया। सुबह होते ही श्रद्धा ने उस मोबाइल को जेल के पुराने तहखाने की दरार में छिपा दिया, जिसे उसने पहले ही खोज लिया था। अब सबूत सुरक्षित थे, पर खबर तेज थी। दरोगा को किसी ने सूचना दी थी कि जेल में कोई बाहरी व्यक्ति घुस आया है और शायद वहीं छानबीन कर रहा है। दरोगा भूपेंद्र की आंखें जैसे खून पी चुकी थीं। वो सीधे उस बैरक में पहुंचा जहां श्रद्धा और बाकी लड़कियां थीं। सब बाहर आओ, उसकी आवाज बिजली जैसी गूंज रही थी। श्रद्धा ने खुद को बिल्कुल सामान्य रखा, लेकिन भीतर से उसकी सांसें तेज हो गईं। ये वो पल था जहां उसकी पहचान, उसकी योजना, सब कुछ दांव पर था। दरोगा एक एक लड़की को घूरता गया, जैसे उसकी आंखें किसी को भेद रही हों। जब उसकी नजर श्रद्धा पर पड़ी तो वो कुछ पल ठिठका। तुम कहां से आई हो? उसने फिर पूछा। गांव से, श्रद्धा ने नजरें झुकाते हुए कहा। नाम? चंपा। दरोगा कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जो किसी शिकारी की मुस्कान जैसी थी। आज रात तुम्हारी तलाशी होगी। श्रद्धा ने सिर हिलाया, लेकिन उस पल उसकी आंखों में एक आग जल चुकी थी। अब खेल अपने अंतिम मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। दरोगा को अभी नहीं पता था कि जिसका शिकार करने वो सोच रहा है, वो असल में उसका शिकारी है। अब भी न्याय बाकी था। जेल के उस अंधेरे कोने में जहां इंसान की इंसानियत दम तोड़ चुकी थी, वहीं एक उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी। आईपीएस श्रद्धा सिंह की चुपचाप बिछाई हुई चाल। दरोगा भूपेंद्र के मन में शक की चिंगारी भले ही जल चुकी थी, लेकिन अभी वह आग बनने से दूर थी। श्रद्धा जानती थी कि अब हर कदम सोच समझकर रखना होगा। एक छोटी सी गलती न सिर्फ उनकी पहचान उजागर कर सकती थी, बल्कि बाकी सभी कैदियों की जान को भी खतरे में डाल सकती थी। रात का तीसरा पहर था। बैरक में सब लड़कियां सोने का अभिनय कर रही थीं, लेकिन आंखें खुली थीं, डरी हुई, आशंकित। श्रद्धा की आंखें भी जाग रही थीं, पर उनमें डर नहीं था। वहां थी योजना। तभी बैरक का दरवाजा चरमराया। वहीं दो सिपाही, वहीं दस्तूर। इस बार उनकी नजरें चंपा यानी श्रद्धा पर भी टिकी थीं। चलो, एक सिपाही ने कहा। श्रद्धा उठी। उसने पहले से अपने शरीर में एक छोटा सा वायर छुपा रखा था, माइक्रोफोन, जो सीधे जेल के बाहर खड़ी उसकी विश्वस्त टीम तक सिग्नल भेज सकता था। वो जानती थीं कि अब असली मुकाबला शुरू हो चुका है। वो उसे एक बंद कमरे में ले जाया गया, जहां दरोगा पहले से मौजूद था। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और कोनों में धुंधलापन था। हवा में नमी थी जो डर की तरह चिपक रही थी। तुम्हारा नाम चंपा है?
दरोगा ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जी साहब, श्रद्धा ने विनम्रता से जवाब दिया। कहाँ की रहने वाली हो? सिवान की। कितने दिन से यहां हो? 5 दिन। दरोगा ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन वहां एक झील सी शांति थी। उसे कुछ नहीं मिला तो उसने पास रखी फाइल उठाई जिसमें उस बैरक की लड़कियों की जानकारी थी। तुम्हारे बारे में फाइल में कुछ नहीं है, उसने संदेह से कहा। साहब, मैं दोपहर में आई थी, शायद अभी लिखा नहीं गया होगा। दरोगा उठा और धीरे धीरे कमरे में टहलने लगा। तुम्हें किसने भेजा है? उसने अचानक पूछा। किसने? कोई नहीं, मैंने चोरी की थी, इसलिए। चोरी? किसकी? एक सोने की अंगूठी, अमीरन बीबी की। दरोगा कुछ पल चुप रहा, फिर अचानक हंसा। तुम होशियार हो, पर उतनी भी नहीं। उसने इशारा किया और 2 सिपाही अंदर आए। उन्होंने श्रद्धा की तलाशी शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। माइक्रोफोन इतनी बारीकी से छुपाया गया था कि वो नजरों से ओझल रहा। दरोगा ने उसे जाने दिया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक खतरे की चमक थी। श्रद्धा को समझ में आ गया था कि अब वो उसे आसान शिकार नहीं समझ रहा। अब वो उस पर नजर रखेगा। बैरक लौटकर श्रद्धा ने गुड़िया को धीरे से इशारा किया। गुड़िया ने उसी रात एक और लड़की को तैयार किया, मुनिया। मुनिया सबसे ज्यादा उत्पीड़न सह चुकी थी। उसकी गवाही सबसे मजबूत साबित हो सकती थी। अगली सुबह श्रद्धा ने बहाने से जेल की महिला कर्मी से बात की। वो महिला दरोगा से बहुत डरती थी, लेकिन श्रद्धा की बातों में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर गया। बहन, अगर तुम्हारे बच्चे होते और वो किसी जेल में यूं फंसे होते तो तुम क्या करती? महिला सिपाही की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम कुछ कर रही हो तो मैं रोकूंगी नहीं। इसी सहारे श्रद्धा ने जेल की उस महिला से बैरकों के नक्शे और रात में आने जाने वालों की सूची निकलवा ली। हर दस्तावेज, हर सबूत अब इकट्ठा किया जा रहा था। मोबाइल कैमरे में वीडियो, माइक्रोफोन से ऑडियो और अब इन कागजों से दर्ज सबूत। जेल के बाहर उसकी टीम अब रोज एक एक बात मॉनिटर कर रही थी। वीडियो को राज्य मुख्यालय तक भेजा जा चुका था। अगले आदेश आने तक श्रद्धा को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सबूतों को और मजबूत करना था। पर दरोगा अब चुप नहीं बैठा था। उसी रात एक नई योजना के तहत उसने श्रद्धा को एक दूसरी बैरक में शिफ्ट कर दिया। वहां की लड़कियां उससे बिल्कुल बात नहीं करती थीं। उस बैरक की दीवारें और भी खौफनाक थीं। दरोगा अब आखिरी चाल चलने वाला था, लेकिन श्रद्धा जानती थी, शिकार अगर जाग चुका हो तो शिकारी की हार तय होती है। अगली सुबह जेल में किसी नए आगंतुक की सूचना मिली। वो कोई सामान्य अधिकारी नहीं था, बल्कि राज्य मानवाधिकार आयोग से आया हुआ निरीक्षक था। ये आईपीएस श्रद्धा की टीम की अगली चाल थी। अब न्याय की घड़ी पास थी। लेकिन दरोगा क्या चुप बैठने वाला था? नहीं, अब वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे पूरा खेल पलट सकता था। जेल के उस हिस्से में जहां खामोशी भी डर के साए में बोलती थी, एक नई सुबह का आरंभ हुआ। लेकिन यह सुबह साधारण नहीं थी। दरोगा भूपेंद्र के लिए यह दिन निर्णायक था। उसे खबर मिल चुकी थी कि राज्य मानवाधिकार आयोग से एक अधिकारी निरीक्षण के लिए आ रहा है। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसकी हरकतें, उसका भ्रष्टाचार और वह काली दुनिया जिसे उसने जेल की दीवारों के पीछे खड़ा किया था, सब कुछ उजागर हो सकता था। उसने तुरंत अपने चहेते सिपाहियों को बुलाया। सुनो, जो भी बाहर से आया है उसे बस वहीं दिखे जो हम दिखाना चाहते हैं। बैरक नंबर 3 और 4 में किसी को नहीं ले जाना है। और हां, उस चंपा पर नजर रखो, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। इधर श्रद्धा यानी चंपा को इस निरीक्षण की खबर पहले ही मिल चुकी थी। उसकी टीम ने यह योजना उसी के इशारे पर बनाई थी। उसे पता था कि दरोगा सब कुछ करने की कोशिश करेगा इस सच्चाई को छुपाने के लिए। लेकिन अब श्रद्धा तैयार थी। उसका मकसद था सच का सामना कराना, उस जेल की दीवारों के पीछे छिपे नरक को देश के सामने लाना। जेल के मुख्य द्वार पर एक गाड़ी रुकी। उससे उतरे निरीक्षक रघुवीर त्रिपाठी, सख्त चेहरा, अनुभवी नजरें और अपने काम में बेहद ईमानदार। दरोगा ने उन्हें ससम्मान अभिवादन किया और बोला, साहब आइए, हमारे जेल में सब कुछ नियम के अनुसार चलता है। रघुवीर ने बिना मुस्कुराए कहा, हमें खुद देखना है।
पहले 2 बैरकों का दौरा हुआ। सब कुछ सामान्य दिखाया गया, लेकिन जब रघुवीर तीसरे बैरक की ओर बढ़े तो दरोगा बीच में आ गया। साहब, उस बैरक में मरम्मत चल रही है, उसमें जाना संभव नहीं होगा। रघुवीर ने बिना एक शब्द बोले दरोगा की आंखों में देखा और फिर अपने साथ आए सशस्त्र गार्ड को इशारा किया, ताला खोलिए। ताला खुला, और जैसे ही बैरक का दरवाजा खुला, एक तेज बदबू, सहमी हुई आंखें और चुपचाप खड़ी लड़कियों का मंजर सामने था। श्रद्धा भी उनमें खड़ी थी, लेकिन अब वो सामने आई। सर, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूं। दरोगा घबरा गया, लेकिन रघुवीर ने इशारा किया, ठीक है, सब लोग बाहर जाएं। बैरक के अंदर अब सिर्फ श्रद्धा और रघुवीर थे। श्रद्धा ने अपने कान के पीछे छुपाया माइक्रोफोन निकालकर दिखाया और अपने असली पहचान पत्र की एक कॉपी जो उसके कपड़ों में छुपी थी, वो सौंपी। सर, मैं आईपीएस श्रद्धा सिंह हूं। मुझे गुप्त रूप से इस जेल की जांच के लिए भेजा गया है। पिछले 7 दिनों से मैं यहां कैदी के रूप में रह रही हूं। जो कुछ यहां देखा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नारी सम्मान का गला घोंटा जा रहा है यहां। लड़कियों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनके शरीर से धंधा करवाया जाता है। श्रद्धा ने वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जेल की महिला कर्मी से मिली जानकारी की एक फाइल उन्हें सौंपी। रघुवीर के चेहरे की कठोरता और भी बढ़ गई। उन्होंने कहा, आपने जो किया है वो साहस का काम है। अब यह मामला सीधे राज्य के गृह मंत्रालय तक जाएगा। बाहर निकलते ही रघुवीर ने पूरी जेल का घेराव करने का आदेश दिया। एसटीएफ को बुलाया गया। दरोगा भूपेंद्र को वहीं हिरासत में ले लिया गया। भूपेंद्र चिल्ला रहा था, मुझे फंसाया जा रहा है, ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन श्रद्धा अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कहा, झूठ की उम्र होती है दरोगा जी, और वो खत्म हो चुकी है। जेल की एक एक बैरक की तलाशी ली गई। छुपाए गए दस्तावेज, फर्जी एफआईआर और लड़कियों के बयान अब सामने आने लगे। जिन लड़कियों ने कभी उम्मीद खो दी थी, अब उनके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। श्रद्धा ने एक छोटी सी सभा में उन सभी लड़कियों से कहा, तुम्हारा डर आज खत्म हुआ। अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। ये देश तुम्हारा है और न्याय भी तुम्हारा अधिकार। अगले दिन पूरे प्रदेश के अखबारों की सुर्खियों में था, भेष में आई आईपीएस अधिकारी ने जेल से बचाई 42 लड़कियों की जिंदगी, भ्रष्ट दरोगा गिरफ्तार। लेकिन श्रद्धा जानती थीं कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी बहुत कुछ बदलना बाकी था, और बदलाव की आग अब उनके अंदर जल चुकी थी। दरोगा भूपेंद्र अब जेल की उसी कोठरी में बंद था जहां कभी वह मासूम लड़कियों को डरा धमकाकर ठूंस देता था। लेकिन समय की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वह बदलता जरूर है। और आज हालात पलट चुके थे। आईपीएस श्रद्धा सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम ने जेल की गहराइयों में छुपे हर काले सच को उजागर कर दिया था। लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। न्याय के लिए लड़ाई अभी लंबी थी। श्रद्धा जानती थी कि दरोगा अकेला नहीं था। उसके पीछे एक पूरी नेटवर्क काम कर रही थी, वकीलों से लेकर स्थानीय नेताओं तक का। अब वक्त था उस पूरे तंत्र को बेनकाब करने का। श्रद्धा अब जेल से बाहर आ चुकी थीं, लेकिन उन्होंने अपना ठिकाना मीडिया से भी गुप्त रखा। वो नहीं चाहती थीं कि प्रचार उनके मिशन को प्रभावित करे। उन्होंने अपनी टीम के साथ एक विशेष कक्ष में बैठक बुलाई। अब हमारा अगला कदम है इन लड़कियों को न्याय दिलाना। हमें उनके लिए कानूनी सहायता, पुनर्वास योजना और काउंसलिंग की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही हमें देखना होगा कि इन लड़कियों के खिलाफ जो भी फर्जी केस हैं वो तुरंत खत्म किए जाएं। टीम के एक सदस्य ने कहा, मैडम, कुछ फर्जी एनजीओ और स्थानीय नेतागण भी इस धंधे में शामिल पाए गए हैं। श्रद्धा ने गंभीर होकर जवाब दिया, उन पर भी कार्रवाई होगी। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, इंसानियत की है। इधर राजधानी में भी हलचल तेज थी। मानवाधिकार आयोग और गृह मंत्रालय ने इस मामले को राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न बताया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धा की बहादुरी की सराहना की और कहा कि उनके प्रयासों से नारी सुरक्षा की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन राजनीति का चेहरा कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ नेताओं को डर था कि अगर श्रद्धा ने और गहराई में जांच की तो उनके पुराने पाप भी बाहर आ सकते हैं।
इसलिए उन्हें हटाने की गुप्त साजिशें भी शुरू हो चुकी थीं। श्रद्धा को खबर मिली कि अदालत में दरोगा की तरफ से एक महंगा वकील खड़ा होने वाला है। यह वही वकील था जो कई बार बलात्कार के आरोपियों को बचा चुका था। उसकी लॉ फर्म का संबंध कई प्रभावशाली लोगों से था। श्रद्धा ने तुरंत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से बात की और सभी पीड़िताओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करवाई। उन्होंने अपने प्रभाव से महिला आयोग, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और बाल संरक्षण इकाई को भी साथ जोड़ा। अब अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। श्रद्धा कोर्ट में खुद उपस्थित रहीं। पहली गवाही उसी लड़की की थी जिसने सबसे पहले जेल में चुपचाप श्रद्धा को इशारे से अपनी बात बताई थी। वह अब आत्मविश्वास से भरी थी। मुझे फंसाया गया था, मेरा कोई अपराध नहीं था। दरोगा ने मेरे पापा से पैसे मांगे थे और जब वो नहीं दे पाए तो मुझे जेल में डाल दिया। वहां मुझसे। उसकी आवाज रुक गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत बटोरी। वहां मुझे दरोगा ने कई बार बेचा। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। श्रद्धा ने गवाही के बाद बाहर आकर मीडिया से सिर्फ इतना कहा, ये एक नहीं कई आवाजें हैं और ये आवाजें अब रुकेंगी नहीं। मीडिया, सोशल मीडिया और जनता अब श्रद्धा के समर्थन में खुलकर सामने आ रही थी। देश भर में उनके साहस की सराहना की जा रही थी। छात्राएं, महिलाएं और समाज सेवी संस्थाएं उनके समर्थन में रैलियां निकालने लगी थीं। उसी रात श्रद्धा के पास एक गुप्त कॉल आया। आवाज में डर था, लेकिन शब्दों में सच्चाई। मैडम, मैं जेल के ही एक गार्ड का भाई बोल रहा हूं। मेरे भाई ने देखा था कि दरोगा हर महीने एक फाइल किसी नेता को भेजता था। उसमें पैसों का हिसाब होता था और लड़कियों की लिस्ट भी। श्रद्धा को अब यकीन हो गया था, यह सिर्फ जेल की कहानी नहीं थी, ये एक बड़े रैकेट का हिस्सा थी, एक संगठित अपराध। अगली सुबह श्रद्धा ने राज्य की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को केस सौंपने की सिफारिश की। अब बात केवल दरोगा की गिरफ्तारी तक नहीं थी। अब बारी थी उस पूरे सिस्टम को उजागर करने की, जो सालों से मासूमों की जिंदगी को नर्क बना रहा था। श्रद्धा ने मन ही मन संकल्प लिया, अब ये आग बुझेगी नहीं जब तक न्याय की रोशनी अंधकार के हर कोने को जला न दे। आईपीएस श्रद्धा सिंह ने जो आग लगाई थी, अब उसकी लपटें राजधानी तक पहुंच चुकी थीं। दरोगा भूपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई जांच ने जेल के भीतर चल रहे नरक का सच उजागर कर दिया। लेकिन अब वह सच बाहर की दीवारों को भी चीरने लगा था। राज्य की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट एसआईयू को केस सौंपे जाने के बाद श्रद्धा ने अपने अगले मिशन की योजना बनानी शुरू की, उस नेता तक पहुंचना जो इस पूरे रैकेट का असली सरगना था। एसआईयू की जांच में एक फाइल सामने आई जिसमें हर महीने की सेटिंग का हिसाब था। हर पन्ने पर कोड नाम थे, जैसे शेर, सफेद बाघ, लाल मिर्च आदि। श्रद्धा ने इन कोड नेम्स को क्रैक करने के लिए एक आईटी एक्सपर्ट की मदद ली। 3 दिन की मेहनत के बाद एक नाम सामने आया, विधायक हरिनारायण सिंह। एक ऐसा चेहरा जो महिलाओं के लिए योजनाओं के उद्घाटन में सबसे आगे खड़ा होता था। लेकिन पर्दे के पीछे उसी ने सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी तबाह की थी। श्रद्धा ने विधायक के हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए गुप्त निगरानी शुरू की। उसके बंगले पर आने जाने वालों की सूची बनाई गई, सीवीसी फुटेज इकट्ठा की गई और उसके पुराने फोन कॉल रिकॉर्ड निकलवाए गए। एक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। एक फाइल में रिकॉर्ड हुआ था, 13 नवंबर रात 11:45। विधायक आवाज, 2 गाड़ियों में 4 लड़कियां पहुंची, एक गार्ड की मदद से अंदर ली गईं। ये फुटेज अभी किसी के हाथ नहीं आया था, लेकिन जेल के एक पुराने गार्ड ने इसे छिपा कर रखा था, शायद किसी दिन काम आएगा सोचकर। एक लड़की, अंजलि, जो 3 साल पहले गायब हुई थी, अचानक महिला आयोग के दफ्तर में प्रकट हुई। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन आंखों में रोशनी थी। उसने कहा, मैं बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब टीवी पर श्रद्धा मैडम को देखा तो हिम्मत आई, मैं सब बताना चाहती हूं। अंजलि की गवाही ने विधायक का नाम साफ किया। उसने बताया कि कैसे उसे एक सरकारी योजना के नाम पर गांव से बुलाया गया और फिर उसे विधायक के बंगले पर ले जाया गया। वहां सिर्फ वह नहीं थी, कई और थीं। श्रद्धा ने अंजलि की गवाही कोर्ट में पंजीकृत करवाई और मीडिया को दी। बस, फिर क्या था? टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी।
हरिनारायण सिंह पर मानव तस्करी के आरोप। मंत्रिमंडल में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री ने श्रद्धा से निजी तौर पर मुलाकात की। उन्होंने कहा, श्रद्धा जी, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे लोग आसानी से नहीं टूटते। हमें पुख्ता सबूत चाहिए। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, सबूत मेरे पास हैं, परत दर परत सामने लाऊंगी। अब श्रद्धा को धमकी भरे कॉल्स आने लगे थे। एक रात एक अनजान कॉलर ने कहा, तुम्हारा बेटा स्कूल से लौटेगा नहीं अगर तुमने नाम लिया। श्रद्धा का चेहरा कठोर हो गया। वो जानती थीं कि अब मामला दिल और जान से ऊपर जा चुका था। अब ये सिर्फ एक अफसर की लड़ाई नहीं थी, ये एक मां की लड़ाई भी बन चुकी थी। एक बुजुर्ग ड्राइवर सामने आया। उसका नाम रघुनाथ था। उसने कहा, मैंने ही उन लड़कियों को गाड़ियों में चढ़ाया, विधायक जी के बंगले तक ले गया, पर मुझे लगता था मैं बस ड्राइवर हूं। अब समझ आया कि मैं क्या कर रहा था। रघुनाथ ने गाड़ियों के नंबर, तारीखें और यहां तक कि गेट पर मौजूद सिक्योरिटी के नाम भी दिए। श्रद्धा ने पूरी फाइल तैयार की, कॉल डिटेल्स, वीडियो फुटेज, गवाहों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग। उन्होंने सीबीआई के डायरेक्टर से सीधे मिलकर केस की राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग की। सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। विधायक हरिनारायण सिंह को समन भेजा गया। आईपीएस श्रद्धा सिंह ने विधायक हरिनारायण सिंह के खिलाफ पूरा केस तैयार कर लिया था, लेकिन अब यह युद्ध केवल अदालतों और रिपोर्ट्स का नहीं था। अब यह लड़ाई सियासत के उस मकड़जाल से थी जिसमें सच अक्सर दम तोड़ देता है। हरिनारायण सिंह ने समन मिलते ही अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को फोन घुमा दिए। कुछ ने मामले को शांत करने की कोशिश की, कुछ ने को शालीनता से पेश आने की सलाह दी और कुछ ने तो केस को विपक्ष की साजिश करार दे दिया। अगली सुबह अखबारों की हेडलाइन बदली हुई थी, विधायक पर आरोप राजनीतिक साजिश का हिस्सा। श्रद्धा को मालूम था कि अब मीडिया का बड़ा हिस्सा भी इस लड़ाई में शामिल हो चुका है, पर या तो बिके हुए शब्दों के साथ या दबे हुए सच के साथ। लेकिन श्रद्धा ने हार नहीं मानी। श्रद्धा ने सीबीआई के उच्च अधिकारियों और महिला आयोग की प्रमुख के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। उसमें तय किया गया कि विधायक की गिरफ्तारी से पहले उसके बैंक रिकॉर्ड, विदेशी दौरे और कॉल डिटेल्स की सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि विधायक के 2 अकाउंट दुबई में हैं और वहां से लगातार ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसी दौरान एक ट्रांसक्रिप्ट सामने आई, एक कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें विधायक जेल अधीक्षक को कह रहा था, देख, श्रद्धा को संभाल ले, नहीं तो अगली बार वो तेरे ही खिलाफ केस बना देगी। यह ऑडियो पूरे देश में आग की तरह फैल गया। अब तक जो मीडिया मौन था वह भी जाग गया। न्यूज डिबेट्स में श्रद्धा को लौह नारी कहकर सम्मानित किया जाने लगा। 3 दिन बाद सीबीआई की टीम ने विधायक हरिनारायण सिंह के घर छापा मारा। श्रद्धा भी उनके साथ थीं। दरवाजा खोला गया तो सामने नेताजी चाय पीते मिले, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हरिनारायण सिंह जी, आपके खिलाफ मानव तस्करी, बलात्कार और आपराधिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी का वारंट है, सीबीआई अधिकारी ने कहा। नेता ने पहले तो हंसते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूं। पर जब श्रद्धा सामने आई, उसकी आंखों में वर्षों का दर्द, गुस्सा और बेटियों की चीत्कार समाई थी। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब आपकी सत्ता के दिन गिने जा चुके हैं। हरिनारायण सिंह को हथकड़ी पहनाई गई। विधायक की गिरफ्तारी ने पूरे राज्य की राजनीति को हिला दिया। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धा को बुलाकर कहा, आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन इसके आगे की लड़ाई लंबी होगी, आप तैयार रहिए। श्रद्धा ने विनम्रता से जवाब दिया, सर, जब एक बेटी अपने जीवन में न्याय नहीं पा सके, तब एक अफसर का काम अधूरा है। मैं हर कीमत पर यह केस अंजाम तक पहुंचाऊंगी। जिन दीवारों के भीतर वर्षों से अत्याचार छुपाया गया था, वहां अब परिवर्तन की नींव डाली गई। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों पर विशेष जांच टीम गठित की गई। अब वहां हर महीने मेडिकल कैंप, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और केस फॉलोअप के लिए एक स्वतंत्र बॉडी नियुक्त की गई। श्रद्धा ने खुद एक दिन वहां जाकर सभी लड़कियों से मुलाकात की। जब एक छोटी सी लड़की ने कहा, मैडम, आप हमें मम्मी जैसी लगती हो, तो श्रद्धा की आंखें भर आईं।
यही उसकी लड़ाई की असली जीत थी। अब टीवी पर हर जगह यही चर्चा थी। क्या एक आईपीएस अफसर अकेले सिस्टम से लड़ सकती है? श्रद्धा का नाम देश भर में गूंजने लगा। कई लोग उन्हें राज्य का नारी शक्ति अवार्ड दिलाने की मुहिम में जुट गए। लेकिन श्रद्धा को यह सब नहीं चाहिए था। उसे बस यह यकीन चाहिए था कि अब कोई भी लड़की डर के साए में न जिए। अब केस कोर्ट में चल रहा था। हर गवाह, हर पीड़िता की सुनवाई हो रही थी और श्रद्धा हर तारीख पर खुद मौजूद रहती थीं। विधायक के वकील ने कोशिश की, गवाहों को धमकाना, सबूतों को नकारना, पर अब यह श्रद्धा की अदालत थी। वो अदालत जो संविधान से नहीं, इंसाफ की पुकार से चल रही थी। 1 साल बीत गया था। केस की हर तारीख पर श्रद्धा कोर्ट में खड़ी रही, हर गवाह को सुरक्षा दी, हर सबूत को सहेजा और हर पीड़िता को न्याय दिलाने का वादा दोहराया। लेकिन यह साल सिर्फ तारीखों का नहीं था। यह संघर्ष, टूटन और दोबारा उठ खड़े होने की दास्तान बन चुका था। गवाही, बहसें, क्रॉस एग्जामिनेशन और अंतहीन बयानबाजी के बाद आखिरकार उस दिन की तारीख आई जिसका इंतजार पूरे देश ने किया था। कोर्ट में पीड़िताओं के साथ साथ मीडिया, मानवाधिकार कार्यकर्ता और श्रद्धा के सहयोगी अफसर भी मौजूद थे। विधायक हरिनारायण सिंह को दोषी पाया गया है। मानव तस्करी, बलात्कार, आपराधिक षड्यंत्र और सत्ता का दुरुपयोग। कोर्ट उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है, साथ ही सरकारी पद की आजीवन अयोग्यता। पूरा कोर्ट सन्न हो गया। कुछ देर बाद तालियों की आवाज गूंज उठी। ये किसी विजय की खुशी नहीं थी, ये न्याय की सांस थी जो वर्षों से रुकी हुई थी। कोर्ट के बाहर श्रद्धा ने पहली बार माइक थामा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में वे सभी चेहरों की परछाई थीं जिन्हें वह खो चुकी थी। ये फैसला किसी एक श्रद्धा की जीत नहीं है, ये उन सभी बेटियों की आवाज है जो सालों से जेल की दीवारों में दबी रहीं। ये न्याय उनके लिए है जिन्होंने कभी उम्मीद छोड़ दी थी। मैं सिर्फ एक माध्यम थी, लड़ाई आपकी थी और जीत भी आपकी ही है। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने विशेष महिला संरक्षण टास्क फोर्स बनाई, जिसका नेतृत्व खुद श्रद्धा को सौंपा गया। हर जेल में महिलाओं के लिए स्वतंत्र निगरानी पैनल गठित किया गया। राज्य सरकार ने उस जेल को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया जहां से यह पाप शुरू हुआ था। वहां अब एक महिला पुनर्वास केंद्र और स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया। एक रात श्रद्धा अपनी डायरी में लिख रही थी, जब पहली बार मैंने उस जेल की सलाखों को देखा था तो वो लोहे की नहीं, जमीर की बेड़ियां थीं। आज जब वहां से बेटियां बाहर निकल रही हैं तो लग रहा है जैसे ये मेरी आत्मा की रिहाई हो। वो अब भी थकी नहीं थी। अब उसकी लड़ाई बड़े स्तर पर थी। अब उसका सपना था हर राज्य में ऐसी इकाई तैयार हो जो बेटियों को आवाज दे सके। एक दिन वह उसी गांव में लौटी जहां सबसे पहली शिकायत मिली थी। एक छोटी सी बच्ची ने उसे फूलों का गुलदस्ता दिया और कहा, मैडम दीदी, अब कोई हमें नहीं डराता, आप हमारी सुरक्षा वाली परी हो। श्रद्धा मुस्कुराई। उसने बच्ची को गोद में उठाया और मन ही मन कहा, अब डर को डराने का वक्त आ गया है। सूरज की पहली किरण उन जेल की दीवारों पर पड़ी जो अब आजादी का प्रतीक बन चुकी थीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय